आज द इंडिया स्टोरी में हम बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स की। अगर आप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को समझना चाहते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल्स को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अक्सर जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स या फार्मास्यूटिकल्स पर चला जाता है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन सब इंडस्ट्रीज के पीछे चुपचाप से काम करता है। चाहे आपकी मेडिसिन हो, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल हो, मोबाइल फोन हो, पेंट हो, एडहेसिव हो, बैटरी हो या सोलर पैनल, इन सब के बीच में एक कॉमन थ्रेड है, स्पेशलिटी केमिकल्स। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इंडिया स्पेशलिटी केमिकल्स के थ्रू इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सकता है? क्या इंडिया वो प्रोडक्ट्स बना सकता है जो कि हम आज चाइना, यूरोप या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अगली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है? हाय, मैं हूं गौरी। अगर आप इंडिया की नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को समझना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड द इंडिया स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। स्पेशलिटी केमिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। केमिकल इंडस्ट्री ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज कमोडिटी केमिकल्स, जो कि लार्ज वॉल्यूम और लो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्टिक सोडा, मेथनॉल एंड बेसिक पेट्रोकेमिकल्स। यहां पर कंपटीशन मोस्टली प्राइस पर होता है। देन आता है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि नीश प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी वैल्यू उनके फॉर्मुलेशन, परफॉर्मेंस और टेक्निकल नो हाउ में होती है। एग्जांपल्स फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्रोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स एंड फूड एडिटिव्स। यहां कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और टेक्निकल एक्सपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स जनरली हायर मार्जिन्स और स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप्स को जनरेट करते हैं। इंडिया के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक चैलेंज भी आता है। कई क्रिटिकल केमिकल्स आज भी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, स्पेशलिटी सॉल्वेंट्स, एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, SRF मैनेजमेंट के मुताबिक इंडिया के केमिकल सेक्टर में अप्रॉक्सिमेटली 25 to 30 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। ये नंबर छोटा नहीं है। अगर इंडिया इन प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है तो इंपोर्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रॉन्गर पोजीशन को बिल्ड कर सकता है। चाइना +1 अपॉर्चुनिटी ने गेम कैसे चेंज किया? पिछले कुछ सालों में ग्लोबल कंपनीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी रिस्की हो सकती है। कोविड डिस्ट्रप्शंस, लॉजिस्टिक्स इश्यूज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने कंपनीज को सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने पर मजबूर किया। इसी से पॉपुलर हुआ चाइना +1 स्ट्रैटेजी, मतलब कि कंपनीज चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस को डेवलप करना चाहती हैं और इंडिया नेचुरली एक मेजर कंटेंडर बनकर उभरा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय IBEF, इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है और एशिया में 3rd लार्जेस्ट। ये पोजीशनिंग इंडिया को ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन आयरनी ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हिस्टोरिकली इंपोर्ट से आते रहे हैं। अगर स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट्स और हाई प्योरिटी इंग्रेडिएंट्स इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मा सप्लाई चेन्स और रेजिलिएंट बन सकती है। According to a report by the Commerce Ministry, India's pharmaceutical exports FY25 में approximately $30.47 बिलियन तक पहुंच गए। जितना फार्मा इकोसिस्टम ग्रो करेगा उतनी ही स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। एग्रोकेमिकल्स में भी मैसिव स्कोप है। इंडिया एग्रीकल्चर पावर हाउस है। क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स और प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स के चलते एडवांस्ड एग्रोकेमिकल्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो कि नीश मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सकती हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज काफी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। तो रियल मोट कहां पर बनता है? बहुत सारे लोग केमिकल इंडस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्रीज और प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। स्पेशलिटी केमिकल्स में रियल एडवांटेज मशीनरी से नहीं बनता। रियल एडवांटेज बनता है R&D कैपेबिलिटी, प्रोसेस नो हाउ, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी से। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डेवलप करने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। इसी वजह से सक्सेसफुल स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस इजीली रेप्लिकेट नहीं होते। अब देखते हैं कि ग्लोबल बायर्स क्या देखते हैं। ग्लोबल कस्टमर्स के लिए सिर्फ लो कॉस्ट इनफ नहीं होता, उन्हें चाहिए रिलायबिलिटी,
क्वालिटी कंसिस्टेंसी और सप्लाई सिक्योरिटी, और यही एरिया है जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ग्लोबल बायर्स इंक्रीजिंगली इंडिया को ट्रस्टेड सोर्सिंग डेस्टिनेशन के फॉर्म में इवैल्यूएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। चलिए अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। हर केमिकल कंपनी अट्रैक्टिव नहीं होती, इसलिए इन्वेस्टर्स को कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स देखने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मिक्स। कंपनी कमोडिटी केमिकल्स बना रही है या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी एक्सपोजर जनरली बेटर प्राइसिंग पावर प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड इज R&D स्पेंडिंग। जो कंपनीज इनोवेशन में इन्वेस्ट करती हैं वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने की पोजीशन में होती हैं। थर्ड इज एक्सपोर्ट शेयर। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट एक्सपोजर ग्लोबल कंपेटिटिवनेस का सिग्नल हो सकता है। फोर्थ इज कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस रिस्क रिड्यूस करता है। फिफ्थ इज कैपेसिटी एक्सपेंशन। ग्रोथ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर अर्निंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन लिस्टेड कंपनीज जो कि इन्वेस्टर्स फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हैं। जब भी इंडिया के स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की बात होती है तो SRF का नाम अक्सर सबसे पहले आता है। कंपनी केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी मटेरियल्स के कई सेगमेंट्स में काम करती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्टोरी में SRF इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू केमिकल्स पर फोकस कर रही है। अगर इंडिया ग्रेजुअली इंपोर्टेड स्पेशलिटी केमिकल्स को रिप्लेस करता है तो इन्वेस्टर्स नेचुरली SRF जैसे प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर नजर रखते हैं। PI इंडस्ट्री को कई इन्वेस्टर्स इंडिया की स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल सक्सेस स्टोरीज में से एक मानते हैं। कंपनी कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर काम करती है और ग्लोबल एग्रोकेमिकल इनोवेटर्स के साथ पार्टनरशिप्स रखती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो PI सिर्फ केमिकल्स नहीं बेचती बल्कि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और R&D कैपेबिलिटीज भी सेल करती है। इसी वजह से जब लोग इंडिया की हाई वैल्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो PI इंडस्ट्रीज का नाम फ्रीक्वेंटली डिस्कशन में आता है। आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट स्पेस का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कंपनी का फोकस सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ पर नहीं है बल्कि नीश प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स पर भी रहा है। अगर चाइना +1 स्ट्रैटेजी फ्यूचर में और एक्सेलरेट होती है तो ग्लोबल कस्टमर्स रिलायबल ऑल्टरनेट सप्लायर्स की तलाश करेंगे और इन्वेस्टर्स इसी एंगल से आरती इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स को केमिकल इंडस्ट्री के सबसे टेक्निकली डिमांडिंग सेगमेंट्स में से एक माना जाता है। नवीन फ्लोरीन इस हाई एंट्री बैरियर स्पेस में ऑपरेट करता है। कंपनी का फोकस स्पेशलिटी फ्लोरोनेटेड प्रोडक्ट्स और एडवांस्ड केमिस्ट्री पर है। इसी सेक्टर में सिर्फ प्लांट लगाना इनफ नहीं होता, टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रोसेस नो हाउ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से नवीन फ्लोरीन को कई इन्वेस्टर्स स्पेशलिटी केमिकल्स की हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज के फॉर्म में देखते हैं। दीपक नाइट्रेट ने पिछले कुछ सालों में स्पेशलिटी केमिकल्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी पोजीशन काफी स्ट्रेंथन की है। कंपनी का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वो ग्रेजुअली कमोडिटी प्रोडक्ट्स से आगे बढ़कर हायर वैल्यू केमिकल्स पर फोकस कर रहा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दोनों थीम्स से इसका कनेक्शन बनता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स इसके एक्सपेंशन प्लान्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर रखते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स शायद इस कंपनी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में अल्कोल एमिनीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होने वाले स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बनाती है। अगर इंडिया फार्मा और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग में स्केल को बिल्ड करता है तो ऐसे नीश केमिकल मैन्युफैक्चरर्स भी उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। बालाजी एमिनीज स्पेशलिटी एमिनीज और डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करती है। ये प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और मल्टीपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। कंपनी को इन्वेस्टर्स इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल डिमांड बढ़ने के साथ नीश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहां पर फोकस सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने पर नहीं है बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्जिन एक्सपेंशन पर भी होता है। दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखना काफी नहीं होता। इन्वेस्टर्स जनरली ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस टाइप के केमिकल्स को बना रही है, उसकी R&D कैपेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, ग्लोबल कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स कितने डीप हैं और क्या वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली रिप्लेस कर पा रही है। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में लॉन्ग टर्म विनर्स अक्सर वही कंपनीज बनती हैं जो कि साइंस, इनोवेशन, प्रोसेस एक्सपर्टीज और एग्जीक्यूशन को कंबाइन कर पाती हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल्स अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए फ्रीक्वेंटली स्टडी और एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्पेशलिटी केमिकल्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अगला
लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है? इसका आंसर सिंपल हाँ या ना में देना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं जो कि इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रेडार पर रखते हैं। सबसे पहला रीजन है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जब इंडिया किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है तो वैल्यू एडिशन देश के अंदर रहने लगती है। इसका बेनिफिट सिर्फ इकोनॉमी को नहीं मिलता, लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रीजन है चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल कंपनीज सप्लाई चेन रिस्क रिड्यूस करना चाहती हैं। अगर इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल सोर्सिंग इकोसिस्टम का लार्जर हिस्सा बन पाते हैं तो उनके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती हैं। तीसरा रीजन है हाई एंट्री बैरियर्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपटीशन सिर्फ प्लांट लगाने से नहीं आता। कस्टमर अप्रूवल्स, प्रोसेस नो हाउ, रेगुलेटरी कंप्लायंस और R&D कैपेबिलिटीज बिल्ड करने में कई साल लग सकते हैं। इसी वजह से सक्सेसफुल कंपनीज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर प्राइसिंग पावर को मेंटेन कर सकती हैं। और चौथा रीजन है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं आती। फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सभी सेक्टर्स केमिकल्स कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड होती है और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल डिमांड मल्टीपल चैनल से सपोर्ट हो सकती है। इसी वजह से कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्पेशलिटी केमिकल को इंडिया के ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर मानते हैं। अब यहां पर हम रिस्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क्स भी आते हैं। केमिकल सेक्टर के मेजर रिस्क्स हैं रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, चाइनीज कंपटीशन, ग्लोबल स्लोडाउन एंड इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग साइकिल्स। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग कई स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को चाइनीज कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर का सामना भी करना पड़ा है। इसीलिए ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग होने के बावजूद स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू में मैंने सवाल किया था, कैन इंडिया बिकम अ ग्लोबल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इन स्पेशलिटी केमिकल्स? मेरा व्यू सिंपल है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। इंडिया के पास लार्ज डोमेस्टिक डिमांड है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, ग्रोइंग फार्मा और एग्रोकेमिकल इकोसिस्टम है, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी का टेलविंड भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आएगी। सक्सेस आएगी R&D से, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री से, इनोवेशन से और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड से। और शायद इसी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है। अगर इंडिया नीश मॉलिक्यूल्स, एडवांस्ड फॉर्मुलेशंस और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में लीडरशिप बिल्ड कर लेता है तो स्पेशलिटी केमिकल्स सिर्फ इंपोर्ट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो इंडिया को ग्लोबल केमिकल वैल्यू चेन में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन भी दे सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, केमिकल सेक्टर में स्केल इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर्स सिर्फ स्केल से नहीं बनते। विनर्स वो बनते हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन को कंबाइन कर पाते हैं। आपका क्या व्यू है? क्या स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया की नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं गौरी, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.